हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई आईने के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उजालापुर नाम के एक गांव में शांति देवी अपने 3 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। बड़ा बेटा जिसका नाम रवि था और मंझला बेटा जिसका नाम युवराज था और सबसे छोटे बेटे का नाम संजू था। रवि की पत्नी का नाम प्रेरणा और युवराज की पत्नी का नाम आरोही था। प्रेरणा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी खूबसूरत सी आँखें और घने सुंदर बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं आरोही के चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे और उसका रंग काला होने के कारण आरोही को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। प्रेरणा बहू, सारी साड़ियाँ ही बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे कपड़े जचते हैं। तो और क्या, संजू भी तो दिखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल अपने बाबूजी पर गया है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर आरोही आती है और कहती है, भाभी जी, ये मैंने साड़ी कल संजू भैया की शादी में पहनने के लिए सोची है, कैसी है ये? अरे तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग पर मिलकर तो सभी रंग फीके पड़ जाते हैं। कपड़े तो प्रेरणा बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। शांति देवी की ये सारी बातें आरोही हमेशा तो चुपचाप सुन लिया करती थी, लेकिन आज उसको ये सारी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और वो रोते हुए कहती है, मम्मी जी, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, हूँ तो मैं आपकी ही बहू। पर मम्मी जी, मैं खुद तो इस घर में नहीं आई थी, आप मुझे बहू बनाकर खुद इस घर में लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त तो आपको मेरे पिताजी की धन दौलत नजर आ रही थी जो उन्होंने आपको दी थी। उस वक्त तो आपको मेरा रंग, मेरी सूरत दिखाई ही नहीं दी। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रात दिन काम करती हूँ ताकि आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन आप मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों न दे दूँ। ऐसा कहकर आरोही रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रेरणा कहती है, मम्मी जी, मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अब देवर जी की शादी में इस बदसूरत को शामिल मत होने देना, नहीं तो ये पूरी शादी का मजा खराब कर देगी। आरोही अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। शांति देवी की आदत थी कि वो अपनी बड़ी बहू प्रेरणा और छोटी बहू आरोही दोनों में फर्क करती थी। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रेरणा भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुँचते हैं कि तभी, प्रेरणा भाभी, मेरी एक हेल्प कर दो। मेरी शादी की फोटो लेते वक्त आरोही भाभी कैमरे में ना आ पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी फोटो और वीडियो खराब हो जाएगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर आरोही आ जाती है। प्रेरणा भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए काजल भेजा है, वो देवर जी लगा लेते तो अच्छा होता। प्रेरणा भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा देती तो अच्छा होता। आरोही, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी तो ले आओ। आरोही को पानी के लिए भेजकर प्रेरणा बारात की सभी रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवा लेती है। इतनी देर में आरोही वापस आ जाती है
और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सुनिए जी, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। ठीक है आरोही, तुम गाड़ी में ही बैठ जाओ। आरोही अपनी नम आँखों को छुपाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो आरोही रोजाना इन सब बातों से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है। फिर एक दिन, माँ जी, सभी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। मैं सारा बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ। ठीक है, तू जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। हाय हाय, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया। अब मेरा पूरा दिन खराब बीतेगा। आरोही घर से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। आरोही रोज रोज के ताने सुनकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं बाजार भी निकलती हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब हिम्मत नहीं बची मुझ में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। इतना कहकर आरोही जोर जोर से रोने लगती है। उस समय वहाँ से रानी परी जा रही थी। वो आरोही को रोता हुआ देख लेती है। वो रानी परी आरोही के पास आकर बोलती है, तुम क्यों रो रही हो आरोही? मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी सभी मेरे काले रंग को लेकर मुझे चिढ़ाते हैं। मेरी सास और जेठानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती। अब आप ही बताइए, इसमें आखिर मेरी क्या गलती है? इतना कहकर आरोही सारी कहानी परी को बताती है। तुम अपने घर का सारा काम करती हो, पर फिर भी तुम्हारी सास तुम्हें पसंद नहीं करती। बस इतनी सी बात है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर रानी परी एक मंत्र पढ़ती है। काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा छाया। रानी परी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक जादुई आईना प्रकट हो जाता है। तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस जादुई आईने में भेज देती हूँ। परी आरोही को उस जादुई आईने में भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुला लेती है। और देखते ही देखते आरोही का काला रंग बिल्कुल गायब हो जाता है और आरोही बहुत ही गोरी बन जाती है और बेहद खूबसूरत लगने लगती है। अरे ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी तो मुझे देखते ही रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रानी परी के जादुई आईने से गोरा रंग पाकर आरोही बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी मन ही मन बात करते हैं। अरे ये शांति देवी की बहू आरोही है ना? ये इतनी सुंदर बन गई। इसका रंग तो बहुत काला था पहले, ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहाकर आई हो। सचमुच बहन, मानो ये तो चांदी जैसी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पहले तो ये कोयले जैसी काली थी, परंतु अब हीरे जैसी चमक रही है। आरोही घर के अंदर जाती है, तभी उसकी सास कहती है, कहो बेटी, किससे मिलना है तुम्हें? अरे ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखूं तो। माँ जी, मैं आपकी बहू आरोही हूँ। अरे बहू, तू इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? माँ जी, ये सब तो बस मेरे अच्छे कर्मों का फल है और कुछ नहीं। इतना कहकर आरोही खुशी खुशी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से आरोही बहुत खुश रहने लगती है। कुछ दिनों बाद आरोही ने एक अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया
आरोही के अचानक गोरे होने के कारण आरोही का वो ब्यूटी पार्लर बहुत ही तेजी से चलने लगा और उस दिन के बाद से आरोही अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। मणिपुर नाम के एक गाँव में सितारा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सितारा के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया और भाभी के साथ ही रहती थी। सितारा के भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। 1 साल में ही भाभी और सितारा में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। सितारा, कल तुम्हारी परीक्षा है ना, तो तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैं झाड़ू लगा दूंगी, तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए मैं रोजाना की तरह झाड़ू लगा रही हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है तो थोड़ी देर आराम करो। परीक्षा के दौरान थोड़ा आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं तब तक मैं सारा काम खुद कर लूंगी। सूरभि भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ एक तरफ सितारा अपनी भाभी से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ सितारा के भाई अभिषेक अपनी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अभिषेक इस बात से नाराज रहता था कि उसकी शादी में उसे बहुत कम दहेज दिया गया। सूरभि, कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यही कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी सैंडल तो तुमने बहुत संभाल कर रखी है और मेरे जूते कहाँ फेंक दिए? अब आप सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मैंने आपके जूते धो कर रखे थे, शायद छत पर सूख रहे होंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक सूरभि जूते लेकर आई तब तक अभिषेक जा चुका था। सूरभि ने देखा कि उसकी सैंडल गायब है। मेरी सैंडल कहाँ गई? सूरभि पागलों की तरह पूरे घर में वो सैंडल ढूंढने लगती है। भाभी, मैंने भैया को गुस्से में आपकी सैंडल फेंकते हुए देखा था। सितारा, सैंडल ढूंढने में मेरी मदद करो। ये साधारण सैंडल नहीं है, वो सैंडल मेरे लिए बहुत खास है। सूरभि और सितारा शाम तक सैंडल ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। शाम को जब अभिषेक घर लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। ये मेरी नई पत्नी है और सितारा तुम्हारी नई भाभी। सूरभि, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लो तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और निकल जाओ मेरे घर से। सूरभि को अभिषेक का घर छोड़ना पड़ा। सितारा की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन उसके पास प्यार की दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। नई भाभी सारा खाना खुद खा लेती या अपने पति को खिला देती और सितारा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। सितारा पूरे दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी, उससे खाना नहीं बनाया जाता था। वो या तो बचा कुचा खाकर सो जाती या फिर भूखे पेट ही सो जाया करती थी। एक दिन सितारा को उठने में जरा सी देर हो गई। उस दिन उसका एग्जाम था। सितारा जल्दी से तैयार होने लगी, लेकिन उसे अपनी सैंडल नहीं मिल रही थी। अब ये सैंडल कहाँ चली गई? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना, मेरी सैंडल शायद कमरे में ही रह गई है। भाभी, प्लीज दरवाजा खोलिए। सितारा चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला ही नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। सितारा नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक जगह रोड बन रहा था, वहाँ टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई थी। सितारा उन ईंटों पर दौड़ती गई। वहाँ उसके पैर पूरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ पैरों से वो 15 मिनट लेट क्लास में पहुँची, लेकिन उसने किसी तरह अपनी परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे अपनी साइकिल से उसे घर तक छोड़ गए।
सितारा अपने पैरों को देखकर बहुत रो रही थी। सुरभि भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके बिना मैं अनाथ हो गई। तभी सितारा के सर पर ऊपर मचान से एक सैंडल गिरती है। अरे ये तो सुरभि भाभी की सैंडल है। उस दिन हमने इसे कितना ढूंढा था। सितारा मचान पर चढ़कर दूसरी सैंडल भी ढूंढ निकालती है। सितारा ने सैंडल पहनकर देखी। घायल होने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने सैंडल अपने पैरों में डाल ली। सैंडल पहनते ही सितारा को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में घाव है ही नहीं। सितारा ने सैंडल उतार कर देखा। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। सितारा की नई भाभी ने ये सब कुछ देख लिया। अच्छा, तो इससे कहीं से जादुई सैंडल मिल गई है। कोई बात नहीं, इन्हें मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी। सितारा जब नहाने के लिए वहाँ से चली गई, तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुँची। अरे, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तोड़ने से पहले एक बार सैंडल पहन कर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही सैंडल पहनी, उसके पैर पूरे घाव से भर गए। ये क्या हो गया? ओह, मेरे पैरों में इतने घाव कैसे हो गए? अभिषेक अपनी पत्नी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। चिंता मत करना सितारा, जब वापस लौटूंगी तो तुझे खूब पीटूंगी। सितारा ने जैसे ही जादुई सैंडल पहनी और कहा, हे जादुई सैंडल, मुझे सुरभि भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही सितारा सुरभि के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। सितारा सुरभि को घर की सारी परिस्थिति और जादुई सैंडल के बारे में सारी बातें बताती है। ये जादुई सैंडल मुझे एक रानी परी ने दी थी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ यही रहोगी। उसके बाद सितारा अपनी पुरानी भाभी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। एक बार की बात है, सुल्तानपुर नाम के राज्य में सोनिका नाम की एक महारानी राज करती थी। सोनिका के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। सोनिका के दोनों बेटे स्वभाव से बहुत शांत और सीधे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी सुनैना बहुत ही घमंडी और धोखेबाज थी। फिर कुछ समय बाद सोनिका अपने दोनों बेटों की शादी पड़ोस के राज्य में रहने वाली 2 राजकुमारी बहनों से कर देती है। दोनों बहनें देखने में बहुत खूबसूरत थीं। दोनों की खूबसूरती देख उनकी नंद सुनैना को बहुत जलन होती है। साथ ही सुनैना को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुनैना अपने भाइयों की शादी अपनी सहेलियों के साथ करवाना चाहती थी, ताकि अपनी चालबाजी से धीरे धीरे वो पूरे महल पर अधिकार कर ले। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इन दोनों बहनों को इस महल से निकाल कर ही दम लूंगी। सुनैना अपनी भाभियों के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने का फैसला करती है। फिर एक दिन सुनैना रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तो इस तरह रो क्यों रही है? क्या बताऊँ माँ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैं अभी अभी दोनों भाभियों की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो दोनों तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। क्या कहा? दोनों बहुएं मेरा मजाक उड़ा रही थी? उनकी इतनी हिम्मत? हाँ माँ, दोनों आपस में बातें कर रही थी कि बुढ़िया के मरते ही पूरे महल पर उनका कब्जा हो जाएगा और वो अपनी मर्जी से हमारी संपत्ति पर राज करेंगी।
माँ, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन वो दोनों तुम्हें जहर देकर न मार दें। इसलिए तुम आज से ही उन दोनों पर नकेल कसना शुरू कर दो। तू ठीक कहती है बेटी, मुझे अपनी दोनों बहुओं को काबू में रखना ही होगा। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम उन दोनों को महल की नौकरानी बना दो और उनसे सारा काम करवाया करो, तभी उन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। फिर अगले दिन, अरे अचानक महल के सारे नौकर कहाँ चले गए? मेरे कमरे की सफाई करवानी है। बहुत देर से आवाज दे रही हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या बताऊँ दीदी, मेरा भी यही हाल है। मैं भी आवाज देकर थक गई, लेकिन अभी तक एक भी नौकर नजर नहीं आया। लगता है हमारे महल के सारे नौकर छुट्टी पर चले गए हैं। अरे ये तो क्या कह रही है? नौकरों के बिना हमारे महल का काम कौन करेगा? तुम दोनों काम करोगी। तुम्हारे होते हुए हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है। चलो जल्दी से झाड़ू पोछा लेकर शुरू हो जाओ। और हाँ, फर्श की अच्छी तरह से सफाई करना। अगर जरा भी धूल रह गई तो माँ तुम दोनों की खाल खींच लेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनैना? क्या हम दोनों तुम्हें नौकरानी लगती हैं, जो तुम हमसे महल की साफ सफाई करवाना चाहती हो? देखिए माँ जी, सुनैना किस तरह की बेहुदा बातें कर रही है। सुनैना ने बिल्कुल सही कहा है। आज से तुम दोनों नौकरों की जगह काम करोगी। और हाँ, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना अभी तक तुम दोनों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। समझ गई ना? चलो काम शुरू कर दो। अपनी सास के डर से दोनों बहनें महल की साफ सफाई में जुट जाती हैं। उस दिन से सुनैना और सोनिका दोनों बहनों को नौकरानी बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुनैना और सोनिका के अत्याचार में कोई कमी नहीं होती। फिर एक दिन दोनों बहनें फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं में पानी भरने जाती हैं। उन दोनों को गर्भावस्था की हालत में देख गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगती हैं। अरे ये तो हमारी रानियां हैं। हे भगवान, इन दोनों की हालत तो नौकरानियों से भी बदतर हो गई है। हमारी महारानी सोनिका और सुनैना ने इन दोनों की ये हालत कर दी है। दोनों माँ बेटी इनसे महल में सारा काम करवाती हैं और इन्हें पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इनके पति अपनी माँ के डर से कुछ भी नहीं कर पाते। सच में इन बेचारियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। इस वक्त ये दोनों गर्भवती हैं। इनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की बजाय वो दोनों चंडाल माँ बेटी इन पर अत्याचार कर रही है। उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। फिर वो सभी औरतें उन दोनों बहनों के पास पहुंच जाती हैं। लाइए, आप दोनों अपने मटके हमें दे दीजिए, हम इन्हें महल तक पहुंचा देंगे। इतना कहकर वो औरतें दोनों बहनों के हाथों से मटके ले लेती हैं। उन औरतों का दयालु स्वभाव देख दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। ठहर जा, सारे मटके इसी वक्त जमीन पर रख दे और यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इतना कहकर सुनैना चाबुक निकाल लेती है।
ये देख सभी औरतें डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। चलो अब दोनों मटके उठाकर बाहर ले आओ, और हाँ, शाम तक पानी की टंकी फुल हो जानी चाहिए, वरना माँ तुम दोनों की खूब मरम्मत करेंगी। इतना कहकर सुनैना वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, दोनों माँ बेटियों को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इस हालत में हमसे काम करवा रही हैं। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम चिंता मत करो दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो पानी लेकर चलते हैं, वरना वो सुनैना फिर से आ जाएगी और हम दोनों को जली कटी बातें सुनाने लगेगी। उसके बाद दोनों बहनें पानी लेकर महल चली जाती हैं। इस तरह सुनैना उन दोनों को परेशान करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती थी। इन दोनों पर इतना अत्याचार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये दोनों महल छोड़कर नहीं गई हैं। लगता है इन्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा, तभी इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर अगले दिन रसोई घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए तुम दोनों जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। जंगल का नाम सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं। जंगल तो बहुत दूर है और इस वक्त हम दोनों गर्भवती हैं। ऊपर से जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाने पर हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम हमें जंगल मत भेजो। तुम किसी सैनिक से कहकर लकड़ी मंगवा लो। इस तरह से बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों को लकड़ियाँ लेने जंगल जाना ही होगा, वरना मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। वो तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देंगी। इससे बेहतर होगा कि तुम दोनों चुपचाप जंगल जाओ और लकड़ियाँ ले आओ। सुनैना की डांट सुनकर दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती हैं। फिर जंगल में पहुँचने के बाद वो दोनों लकड़ियाँ काट रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। कोई फायदा नहीं, इस घने जंगल में दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना दोनों को मारकर यहीं दफना देंगे। लुटेरे दोनों बहनों को लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक शेर आ जाता है। ए, खबरदार, इन दोनों लड़कियों को इसी वक्त छोड़ दो, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सभी लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे सब लोग अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये शेर खा जाएगा। इस तरह सभी लुटेरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तुम दोनों इस तरह गर्भावस्था की हालत में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? शेर की बात सुनकर वो दोनों शेर को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में सब बता देती हैं। उन दोनों की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सीधे महल में सुनैना और सोनिका के सामने पहुंच जाता है। तुम दोनों ने इन बेचारी मासूम लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शेर की धमकी सुनकर सुनैना और सोनिका डर से कांपने लगते हैं। अरे माँ,
ये शेर तो इन दोनों का भाई बनकर आया है। अब हमारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो इस शेर के कदमों में गिरकर इससे माफी मांग लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी शेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो शेर जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी अपनी बहुओं को परेशान नहीं करूंगी। हाँ शेर जी, हम पर दया कीजिए। मैं तुम जैसी चालसाज बुरी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर शेर उन दोनों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों के एक एक पैर काटकर उन दोनों को अपाहिज बना देता है। चलो अब तुम दोनों इस महल से बाहर निकल जाओ। आज से मैं इस महल के गेट पर पहरा दूंगा। अगर दोबारा तुम दोनों महल के आसपास दिखाई दी तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी घबराकर महल से भाग जाती हैं और अगले दिन से दर दर की सड़कों पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। फिर कुछ समय के बाद दोनों बहनें जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। इस बात से उनके पति बहुत खुश होते हैं। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें राजी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।